चलिए आज हम पॉलिटी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट के विषय में पढ़ाया कि कहाँ से इसका इतिहास शुरू होता है। ब्रिटिश पीरियड सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई 1687-88 में मद्रास में। किसके प्रयासों से ये शुरू हुई? सर जोशुआ चाइल्ड की पहल से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर ये कलकत्ता और बॉम्बे में भी आई। आगे बढ़े हमने देखा कि लॉर्ड रिपन के प्रयासों से इसे स्ट्रीमलाइन किया गया और उन्हें फादर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट या वैसे कह लें लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके बाद आज़ादी हुई और आज़ादी तक लॉर्ड रिपन के द्वारा लाए गए रेजोल्यूशंस के बेसिस पे ही लोकल गवर्नमेंट्स चल रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद जैसा कि पंचायतों के मामले में महसूस किया गया, अर्बन लोकल बॉडी के मामले में भी महसूस किया गया कि इसे रिफॉर्म्स में लाना चाहिए और इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना चाहिए। हमने राजीव गांधी से लेकर के वीपी सिंह से होते हुए पीवी नरसिम्हा राव तक किए गए प्रयासों को देखा और हमने देखा कि फाइनली पीवी नरसिम्हा राव के समय में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से 1992-93 में अर्बन लोकल बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गई। एक नया शेड्यूल ऐड हुआ, दैट इज़ शेड्यूल 12। उसमें 18 फंक्शनल आइटम्स डाली गई। एक नया पार्ट ऐड हुआ, दैट इज़ पार्ट 9A। और हमने देखा कि आर्टिकल थ्रू 253P से लेकर के 253ZZ तक हमने इनके आर्टिकल्स को मेंशन किया। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली। हमने पंचायतों अर्बन लोकल बॉडी के मामले में जो भी प्रावधान थे आपको करा दिए। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम इनकी टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था कि मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं इसके, उन्हीं प्रकारों को अब हम समझते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके बारे में क्वेश्चंस, ये जो मैं आप टाइप्स बताऊंगा इनके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसलिए मैंने लिख ही दिया है डिटेल में सब, ताकि एक एक बारीकी आप समझ पाएँ। सबसे पहले तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि MCs जो हैं, जैसे कि MCD है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर दिल्ली, जैसे कि जलंधर हो गया आपका जहाँ पे आप रहते हैं पंजाब में, MCJ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर जलंधर, जैसे कि MCL म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लुधियाना। इस तरह से आप ये नाम सुनते रहते होंगे। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वहाँ पर लिखा भी है कि क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़। जो बड़े शहर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाते हैं। जैसे शुरुआती तौर में ये बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बाद में फिर कोलकाता हो गया। इसी तरह से चेन्नई की बात करते हैं जो कि पहले मद्रास था, फिर चेन्नई हो गया। तो बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, और भी कई शहर जैसे कि जलंधर, लुधियाना मैंने आपको बताया। लेकिन आज जब हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कमिटीज़ भी काम करती हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए स्थापित की जाती हैं। सो क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़। अगर तो किसी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किसी राज्य की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, किसी राज्य में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आप बात कर रहे हैं किसी शहर के लिए, तो फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के बने कानून के माध्यम से स्थापित हुई होगी। तो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इस्टेब्लिश करेगा अगर किसी स्टेट कॉरपोरेशन की बात हो रही है। मतलब अगर पंजाब राज्य में स्थापित किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो रही है, चाहे जलंधर की है, अमृतसर की है, लुधियाना की है, तो उसे स्थापित करने का काम पंजाब राज्य का जो कानून है वो करेगा। और अगर तो किसी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली की बात करते हैं या फिर आप पुडुचेरी की बात करते हैं, दमन दादरा नगर हवेली दमन दीव की बात करते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, इन सब की बात करते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर यहाँ पर आप अर्बन लोकल बॉडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित करना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है कि नाम में ही लिखा है कि यूनियन की टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो फिर कानून भी पार्लियामेंट का चलेगा। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ में कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होंगी वो केंद्र के कानून के तहत होंगी। और मैंने आपको बताया था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रावधान को अगर यूनियन टेरिटरीज़ तक एक्सटेंड करना है तो ये अधिकार राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट उसे एक्सटेंड करते हैं केंद्र के कानून के आधार पर। अगर कोई एग्जम्पशंस या मॉडिफिकेशंस करनी है उसमें, उन एग्जम्पशंस और मॉडिफिकेशंस के माध्यम से राष्ट्रपति इस बात के लिए एम्पावर्ड हैं, ऑथोराइज्ड हैं
कि वो लोकल बॉडी के प्रावधानों तक, यूनियन टेरिटरी तक लेकर के जाएं, चाहे वो पंचायतों की बात हो, चाहे फिर वो अर्बन लोकल बॉडी की बात हो। ओके, चलिए, तो ये हमें बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि कोई एक राज्य की बात करें, तो जैसे पंजाब स्टेट की बात करें, पंजाब स्टेट में जैसे जालंधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लुधियाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अमृतसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। एक राज्य में भी ये ज़रूरी नहीं है कि सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ही कानून के द्वारा चलेंगी। ये हो सकता है कि उस राज्य की सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कानून के द्वारा स्थापित हुई हैं, लेकिन अगर किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रकृति अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए उस राज्य के अलग अलग कानून भी हो सकते हैं। ये भी एक प्रावधान आपको ध्यान में रखना है। तो देयर में बी वन एक्ट फॉर ऑल द कॉरपोरेशंस इन स्टेट और अ सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द स्टेट। या तो एक एक्ट के तहत सभी स्थापित हो सकती हैं, या सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए अलग अलग एक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। इसके बाद आती है कि जब हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ को समझिए। देखिए, जब हम पंचायतों की बात करते थे तो पंचायतों में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट था। पंचायतें 3 स्तर पर बनी थी। विलेज लेवल पर विलेज पंचायत थी, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत थी, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत थी, जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। तो ये है तो पूरी एक पंचायत थी, लेकिन वो 3 स्तर पे है। लेकिन जहाँ पर रूरल लोकल गवर्नमेंट 3 स्तर पे था, वहीं अर्बन लोकल गवर्नमेंट में इस तरह का कोई टायर नहीं, कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर एक ही बॉडी रहती है, सब कुछ उसी में कंसंट्रेटेड रहता है। जैसे मान लीजिए कि जालंधर एक डिस्ट्रिक्ट है। जालंधर ज़िले में जब आप ग्रामीण स्तर पे बात करेंगे पंचायतों की, तो आपको वो अरेंजमेंट 3 स्तर पे नज़र आएगा। ग्राम पंचायत के स्तर पे, पंचायत समिति के स्तर पे और जिला परिषद के स्तर पे। लेकिन इसी जालंधर शहर में, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, जब आप जालंधर शहर के प्रबंध की बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो वो फिर आपको 3 स्तर पर ही नज़र आएगी। एक सिंगल बॉडी नज़र आएगी जिसमें सारा कामकाज कंसंट्रेटेड होगा, वो होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जालंधर। बात समझ में आ गई? सिंपल कहानी होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जालंधर। तो 3 टायर सिस्टम अर्बन लोकल बॉडी के मामले में नहीं है, ये रूरल लोकल बॉडी के मामले में है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडी के मामले में जब हम बात करते हैं कामकाज की, तो कामकाज मैनेज कैसे होता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जालंधर जो है, ये किन से कंपोज होती है। जैसे कि आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किन से कंपोज होती हैं। इंडियन पार्लियामेंट कंपोज हो रही है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, सही बात है। फिर मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि जो देश में जो भारत है, सरकार है, वो किन किन से कंपोज हो रही है, सो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीनों ही आ जाते हैं उसमें। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जालंधर का किन किन ऑर्गन से कंपोज हो रही है, तो 3 अथॉरिटीज़ मुख्यतः निकल के आती हैं। वो हैं, पहली है द काउंसिल, दूसरी होती है द स्टैंडिंग कमेटीज़ और तीसरा होता है द कमिश्नर। तो 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी, 3 अंग नज़र आएंगे किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। पहली है द काउंसिल। काउंसिल का काम क्या है, ये 2 काम करती है। ये डेलिब्रेटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है, यानी कि ये चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है और ये नियम पारित करती है, लेजिस्लेट करती है, नियम कानून पारित करती है। ये काउंसिल जो है, इसमें जो मेंबर आके बैठते हैं उन्हें काउंसिलर्स कहते हैं और वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो क्षेत्र है उसे डिमार्केट किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वार्ड कहलाएंगी। और उस वार्ड में फॉल कर रही जनता अपने वार्ड काउंसलर के चुनाव में जाकर के वोट डालेगी और वार्ड काउंसलर चुनाव जीत करके काउंसिल में आके बैठेगा। इस तरह से आप सीधे वोट डालते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है ये। तो वार्ड काउंसलर डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं। ये लोग आकर के फिर बैठ जाएंगे काउंसिल में। काउंसिल में बैठ करके ये विचार विमर्श करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं और नियम कानून पारित करते हैं। आई बात समझ में? इन सभी काउंसलर से बनी हुई इस काउंसिल को जो हेड करता है वो पर्सन मेयर होता है। उस मेयर को असिस्ट करने के लिए एक डिप्टी मेयर भी होता है। ये जो मेयर होता है ये इस काउंसिल की मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है।
सो ही इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। इसकी अध्यक्षता में, इसकी प्रेसिडेंसी में, प्रिसाइड का मतलब प्रेसिडेंट करना होता है, जो काउंसिल है वो अपनी मीटिंग होल्ड करती है और डेलिबरेटिव और लेजिस्लेटिव वर्क परफॉर्म करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? इनका काम यही है, आपके काउंसलर्स का काम यही। अब मेन एस्पेक्ट ये है कि ये एक बहुत बड़ी बॉडी रहती है। कितने काउंसलर रहते हैं? वो सभी के सभी काउंसलर्स चुनाव जीत करके जा करके वहाँ पर बैठते हैं, तो इट इज़ अ बिग बॉडी। एक बड़ी बॉडी होने के नाते इसको कामकाज करने के लिए कई तरह की कमेटियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी को कई तरह के कामकाज आपने दिए हुए हैं। हम इन फंक्शंस के बारे में और अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या खूबियाँ क्या खामियाँ हैं, इस पर भी एक लेक्चर लेके आएंगे इस लेक्चर के बाद। तो कई तरह के फंक्शंस हैं, जैसे कि सैनिटेशन का काम है, साफ़ सफाई का काम है, सीवरेज का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, स्ट्रीट लाइटिंग का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शहर के अंदर, सिटी के अंदर सॉरी। इसके अलावा अगर देखें तो एजुकेशन की जिम्मेदारी भी होती है, गार्बेज कलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से कई कामकाज आपने इनको सौंपे होते हैं। अब वो सारे कामकाज काउंसिल को करने हैं। पहली बात तो मुद्दा ये है कि काउंसिल डिबेट करती है, नियम बनाती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमने जो नियम बनाए, हमने जो कानून बनाए, हमने जो ये एजेंडा तय किया कि इस 6 महीने में या इस साल में हम ये काम अपने शहर के लिए करेंगे, उन कामों को करवाने के लिए, देख रेख करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए काउंसिल को खुद को कमेटियों में बदलना पड़ता है। वो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। इसलिए आपको कई तरह की स्टैंडिंग कमेटीज़ मिलेंगी जिनका पर्पज़ है फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की वर्किंग को फैसिलिटेट करना। ये स्टैंडिंग कमेटी किस किस क्षेत्र में होती है? स्टैंडिंग कमेटी फॉर पब्लिक वर्क्स, कमेटी फॉर एजुकेशन, कमेटी फॉर हेल्थ, कमेटी फॉर टैक्सेशन, कमेटी फॉर फाइनेंस। इस तरह से अलग अलग कामों के लिए स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जो काउंसिल के कामकाज को फैसिलिटेट करती हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी संसद है, उस संसद को ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए तो वो संसद में सारा का सारा डेलिबरेटिव और लेजिस्लेटिव वर्क होता है, लेकिन संसद की भी कमेटियां हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियां। इसी तरह से काउंसिल की भी स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं, जैसे संसद में है वैसे यहाँ पर भी होती हैं। और ये कौन कौन से कामों को देखती हैं? पब्लिक वर्क्स का काम इनकी देखरेख में ये देखती हैं, एजुकेशन का काम ये देखती हैं, हेल्थ का, टैक्सेशन का, फाइनेंस का। तो इनका काम मेनली रहता है काम को ऑब्ज़र्व करना, काम करवाना, सारा डाटा गैदर करना, काउंसिल को ला के देना। काउंसिल जिन बातों पर, मुद्दों पर चर्चा कर रही है उन मुद्दों को प्रॉपर रूल्स की फॉर्म में, रेगुलेशंस की फॉर्म में, टेक्निकल मैनर में लिख करके फॉर्म करना, ये सब किसी भी मामले से संबंधित कमेटी का काम होता है। तो कमेटियाँ ये सब करती हैं। अफसरों ने उस रूल जो बना था, नियम जो बना था, उसके तहत कितना फ़ंड एलोकेट हुआ, अफसर ने कितना फ़ंड लगा दिया, कितना फंड लग चुका है, काम हो चुका है, कमेटी ये सारी चीज़ों को देखती है, रिपोर्ट तैयार करती है, डिस्कशन और डिबेट के लिए उसे काउंसिल में पुटअप करती है। काउंसिल फिर उस पर चर्चा करती है और देखती है कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेटियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, लेकिन अब आप सही मायने में पूछें कि जैसे सेंटर के मामले में, केंद्र के मामले में, संसद तो मैंने बता दी, लेकिन केंद्र के मामले में एग्जीक्यूटिव बॉडी, सरकार का काम सही मायने में, लिटरल सेंस में अगर सरकार कहें, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे कहें, वो कौन है? तो वो वहाँ पर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि एक तरह से मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, जैसे कि कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, सही मायने में कामकाजी बॉडी तो वही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे, तो ठीक है, काउंसिल है, वहाँ पर काउंसलर हैं, आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो अपना कामकाज कर रहे हैं, यानी कि वो डिबेट डिस्कशंस कर रहे हैं और वो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता की विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जनता की समस्याएं क्या हैं, जनता क्या चाहती है, जनता को किन चीज़ों की आवश्यकता है, जनता की कमियाँ, जनता को किन चीज़ों की कमियाँ लगती हैं और उन्हें क्या क्या देना है। ये सारी जनता की बात को ग्रास रूट लेवल तक जनता अपनी बात तंत्र में रख सके, उसके लिए जनता के साथ जुड़े हुए नुमाइंदों को काउंसलर के तौर पर काउंसिल में ला के बिठाया। उन्हीं काउंसलर्स के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, वो निर्णयों के तहत देखा जाए कि क्या क्या अधिकार क्षेत्र काउंसिल के हैं, वो किन किन क्षेत्रों में काम कर सकती है। तो पब्लिक वर्क्स है, उसके बाद हेल्थ है, एजुकेशन, इन सारे क्षेत्रों में काउंसिल ने अपने काम को बेहतर ढंग से कंडक्ट करने के लिए स्टैंडिंग कमेटियों का उपयोग किया। तो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, वो ये बताती हैं काउंसिल को कि भाई ये एजेंडा तय हुआ था,
उसके तहत ये निर्णय लिया गया और ये फिर ज़मीनी स्तर पर काम हुआ है। ये उसका स्टेटस रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। हमने जो अफसर हमें मुहैया हुए उनसे हमने ये काम करवाया। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अफसर मुहैया हुए, काम करने का काम कौन करेगा? रियल एग्जीक्यूटिव ग्राउंड लेवल पर सारे काउंसिल के निर्णय, सारे काउंसिल के रूल्स रेगुलेशंस को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कौन करता है? काउंसिल ने, आपके काउंसिलरों ने और मेयर ने मिलकर लेके डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन को ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने की ताकत किसके पास है? हु इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? हु इज़ द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी? एग्जीक्यूटिव, जैसे कि सेंटर में एग्जीक्यूटिव है, वैसे यहाँ पे कौन है? वो होता है द कमिश्नर। तो जैसे आप देखेंगे, एक तो आपके ज़िले के कमिश्नर होते हैं जिन्हें आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह देते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं। एक पुलिस के कमिश्नर होते हैं, वो सीपी होते हैं, कमिश्नर पुलिस। लेकिन एक आप देखेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, उनके साथ कई बार एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कई तरह के कमिश्नर होते हैं, तो वो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। तो म्यूनसिपल कमिश्नर, जिसे मैं यहाँ पर तीसरी अथॉरिटी के तौर पे बता रहा हूँ, द कमिश्नर, इनका काम है कि काउंसिल के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको ज़मीनी स्तर पर फिर इम्प्लीमेंट करना। काउंसिल ने निर्णय लिया है कि भाई हम इस बार इतने किलोमीटर सड़क बनाएंगे शहर के अंदर, तो सड़क बनाने का काम सही मायने में ये कमिश्नर के तहत होगा। काउंसिल ने निर्णय ले लिया, कमिश्नर के तहत ये काम होगा। काउंसिल ने निर्णय ले लिया कि भाई इतनी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स लगने का काम ये कमिश्नर के तहत होगा। तो काउंसिल निर्णय लेती है, काउंसिल नियम बनाती है, उन निर्णयों को ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने का काम, क्रियान्वित करने का काम, जो कार्यकारिणी है सही मायने में, वो कमिश्नर है। ही इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, शी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। तो इसलिए कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का काम कमिश्नर देखते हैं। लेकिन देखिए, कमिश्नर का जन्म यहाँ पे काउंसिल से नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इसे सेंटर से बार बार कंपेयर कर रहा हूँ, तो सेंटर में तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जन्म पार्लियामेंट से ही हो रहा है, लोकसभा से हो रहा है। जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी, प्राइम मिनिस्टर बना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक कमिश्नर है, इम्प्लीमेंटेशन वो करता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है, बट उसका जन्म किसी भी हाल काउंसिल से नहीं हो रहा। वो काउंसिलर या मेयर नहीं है, वो काउंसिलर्स या मेयर्स में से जन्म नहीं ले रहा, वो कमिश्नर है और उसका काम है इम्प्लीमेंटेशन। और वो एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह लीजिए, बट म्यूनसिपलिटी में उसे सीईओ कहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। और इसको जन्म कहाँ से आता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है। और स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, जनरली ये आईएएस कैडर से ही होते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट एज एन म्यूनसिपल कमिश्नर अपॉइंट करती है। तो पहली बात तो ये अपॉइंटेड ऑफिसर हैं। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करके चुने हुए ऑफिसर हैं। ये जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते और ये उस काउंसिल से बिलोंग नहीं करते जिस काउंसिल के निर्णय और नियमों को इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। ये बात इतनी एम्फेसाइज मैंने यहाँ पर इसलिए की क्योंकि जब मैं क्रिटिसिज्म करूँगा इसका, तो यही चीज़ यहाँ पर लागू होगी कि काउंसिल के पास रियल पावर नहीं है। काउंसिल सिंपली एक डेलिब्रेटिव विंग बन गया है। काउंसिल एक सिंपल डेलिब्रेटिव विंग है कि चर्चा विचार विमर्श करो बस, एक लेजिस्लेटिव विंग के तौर पर। लेकिन जो रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रियल पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, वो कमिश्नर के पास है। और कमिश्नर यहाँ राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड होता है और वो ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विसेज का है, यानी कि आईएएस का। तो यहाँ पर ये फिर चीज़ बड़े पैमाने पर काउंसिल जो है उसकी इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर देती है बड़े हद तक, क्योंकि फिर कमिश्नर इनको सीधे आंसरेबल नहीं है। जैसे वहाँ पर अगर हम देखें सेंटर में, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली टू द लोकसभा। अगर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में कॉन्फिडेंस प्राप्त है तो वो एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, काउंसिल के निर्णय लागू करने का काम कमिश्नर के पास है, लेकिन कमिश्नर काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट ऑफिस है। उसका कार्यकाल 5 साल में ख़त्म नहीं होगा। काउंसिल 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, इसका कार्यकाल 5 साल में ख़त्म नहीं होगा। ये तो एक आईएएस कैडर से आया ऑफिसर है, जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं करते हैं ये अपॉइंटेड ही रहेगा। इसका ट्रांसफ़र होगा बस, आई बात समझ में। और ऐसे में ये उनसे बिलोंग नहीं कर रहा तो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है।
ऐसे में बहुत बार ये कहा जाता है कि कमिश्नर एब्सोल्यूट मैनर में वर्क करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों से चलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्पेस ऐसा रखा है बाय द पोजीशन ऑफ द कमिश्नर, जिस स्पेस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट के ऊपर अपनी अथॉरिटी असर्ट करती है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को पूरी तरह से ऑटोनॉमस मैनर में बिहेव नहीं करने देते, क्योंकि कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और वो आता भी आईएएस कैडर से है। आई बात समझ में? ये एक सिंपल सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सिस्टम क्लियर हो गया। काउंसलर सारे इलेक्टेड होंगे, स्टैंडिंग कमेटियाँ होंगी, कमेटियाँ भी इन्हीं मेंबरान से बनेंगी, अलग अलग कमेटी होगी अलग अलग हेडिंग से, और तीसरी अथॉरिटी कमिश्नर होगा। कमिश्नर रियल इम्प्लीमेंटेशन देखता है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है, जनरली आईएएस कैडर से होता है। काउंसिल को हेड करते हैं मेयर असिस्टेड बाय द डिप्टी मेयर, ये मीटिंग्स प्रिसाइड करते हैं काउंसिल की, और काउंसिल में सारे मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। इसके बाद आ जाती है म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी भी ऑलमोस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरह सेम है, बस ये उससे कम क्षेत्र के लिए होती है, छोटे एरिया के लिए होती है, यानी कि वो एरिया जनसंख्या वाइज भी और हो सकता है टेरिटोरियली भी छोटा हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़ थी। म्यूनसिपैलिटी जो है ये टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। ये कैसे? फिर वही कहानी, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के वाया ये स्टेट्स को मिलती हैं, और पार्लियामेंट के एक्ट के वाया ये यूनियन टेरिटरी को मिलती हैं। ये भारत में सभी राज्यों में आपको म्यूनसिपैलिटी जो है ये अलग अलग नाम से सुनने को मिलेगी। कई बार ये म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड, बोरो म्यूनसिपैलिटीज़, उसके बाद हाँ इन सब नामों से, जैसे कि म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल बोर्ड, बोरो म्यूनसिपैलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब नामों से अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आप मान लीजिए कि म्यूनसिपैलिटी की बात हो रही है। यहाँ पर भी देखें तो अथॉरिटीज़ तीन ही हैं। पहली अथॉरिटी है द काउंसिल, सेम वही कहानी है, इसमें काउंसलर आके बैठते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सेकंड बॉडी है दैट इज़ द स्टैंडिंग कमेटी, सेम वही कहानी, ये काउंसिल के वर्क को फैसिलिटेट करती है, और अलग अलग मामलात में जैसे कि टैक्सेशन, फाइनेंसेस, एजुकेशन, हेल्थ, उन क्षेत्रों में ये बनती हैं। तीसरी बॉडी है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, ये भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही सीधे अपॉइंटेड होता है, ये कई बार पीसीएस ऑफिसर की कैटेगरी में आता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। काउंसिल जो होती है उसे हेड करते हैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मामले में शब्द मेयर था, यहाँ पर शब्द मेयर नहीं है, शब्द या तो प्रेसिडेंट होता है या चेयरमैन होता है। प्रेसिडेंट है तो असिस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट होगा, चेयरमैन है तो असिस्टेड बाय वाइस चेयरमैन होगा। इतनी कहानी समझ आई। अब हम अगले के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी का सिस्टम क्या है कि इसके नाम को अभी हम जस्टिफाइड कर देंगे कि नोटिफाइड एरिया क्यों कहते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू टाइप ऑफ एरियाज़ के लिए होती है। दो तरह के इलाके हैं जिनके प्रशासन के लिए स्थापित होती है। पहला वो फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगने की वजह से वो टाउन बहुत तेज़ी से विकसित होने लग जाता है, बहुत फास्ट। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में बद्दी एक जगह है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। वहाँ पर सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस दिए गए। बहुत ही फास्ट पेस से उस बद्दी का विकास हुआ, बहुत इंडस्ट्रीज़ आ गई, 300-400 इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ गई। तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री की वजह से एकदम से ही रैंप अप हो जाता है, डेवलप हो जाता है। पहला एस्पेक्ट ये हो गया। और दूसरा, कुछ ऐसे टाउन होते हैं जो अभी इतने विकसित नहीं हुए होते हैं कि उनमें वो सारी नेसेसरी कंडीशंस हों कि वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी स्थापित की जाए। अभी इतने डेवलप, इतने विकसित नहीं होते हैं कि वो सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करें जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी बनाई जा सके। लेकिन फिर भी वो राज्य सरकार के लिए वो टाउन बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है वहाँ पर गैस निकलती हो सकता है वहाँ पर ऑयल निकलता हो, ऑयल प्रोडक्शन होती हो, ड्यू टू एनीथिंग, वो राज्य सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना विकसित नहीं हुआ कि वो हर नेसेसरी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा हो, जो कंडीशन लाजमी हो जाती हैं कहीं पर कॉरपोरेशन बनाने के लिए, म्यूनसिपैलिटी बनाने के लिए।
तो इस तरह के दो क्षेत्र अगर ऑब्ज़र्व हो रहे हैं, दोनों में से कोई भी क्षेत्र ऑब्ज़र्व हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आप नोटिफाइड एरिया कमेटी बना देते हैं। ये भी एक अर्बन लोकल बॉडी ही है, ये भी म्यूनसिपैलिटी की तरह ही काम करती है। समझते हैं क्या है ये? तो ये इस्टेब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन होती है इन द गवर्नमेंट गज़ट। सबसे पहले तो अब तक हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पढ़ा, हमने म्यूनसिपैलिटी पढ़ा। आपने क्या पढ़ा कि राज्यों के लिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटी है वो राज्य के कानून के द्वारा आएगी, तो फिर वो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, उसे कानून के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नोटिफाइड एरिया कमेटी के लिए कोई कानून नहीं आ रहा, ये सिंपल गजट नोटिफिकेशन से ही लागू हो जा रही है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया और वो उस राज्य सरकार के गजट में दर्ज हो गया, उसी के आधार पर ये नोटिफाइड एरिया कमेटी बन जाएगी। तो इसी वजह से, क्योंकि ये किसी कानून के माध्यम से नहीं आ रही, ये सरकार द्वारा जारी की गए नोटिस के माध्यम से, जो नोटिस गजट में दर्ज हो जाएगा उसकी वजह से स्थापित हो रही है, तो नोटिफिकेशन से आ रही है, इसलिए ये नोटिफाइड है। किसी पर्टिकुलर एरिया को या तो वो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि वो फास्ट डेवलपिंग टाउन है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर वो ये कंडीशन पूरी कर रहा है कि वो टाउन तो है लेकिन वो अभी सारी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करता कि उससे वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी बनाई जाए कानून के आधार पर, तो लेकिन फिर भी वो राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन को ये एरिया फुलफ़िल कर रहा है, इस आधार पर उस एरिया को हम नोटिफाई कर देंगे कि इस एरिया में अर्बन मैनेजमेंट के लिए, इस एरिया की मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनाई जाए, इसलिए इसका नाम बन गया, वो पर्टिकुलर एरिया नोटिफाइड है, सो नोटिफाइड एरिया कमेटी, उस एरिया की नोटिफाइड कर दिया गया और उसकी कमेटी। तो एस्टेब्लिश्ड बाय द नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गजट, इसलिए नोटिफाइड एरिया कमेटी है। ये काम फिर कैसे करेगी? इट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट म्यूनसिपल एक्ट, जो उस राज्य का म्यूनसिपल एक्ट होगा उसका द्वारा दिया गया जो एक फ्रेमवर्क है, जैसे वो काम करता है कि जैसे देखिए नोटिस करिए कि वो डेलिब्रेटिव लेजिस्लेटिव विंग होता है, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए कमेटियाँ होती हैं, फिर कमिश्नर होता है। तो म्यूनसिपल एक्ट का जो एक फ्रेमवर्क है मोटा मोटा, उसी फ्रेमवर्क के तहत ये भी काम करेगी, लेकिन ये उस एक्ट में कवर नहीं होती, ये नोटिफिकेशन द्वारा बनाई गई है। पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी नहीं है, बट क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी की तरह काम कर रही है तो फिर उस एक्ट के फ्रेमवर्क को ही फॉलो करेगी। फिर भी उस एक्ट के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए भी अगर हम देखें तो कोई भी और अदर एक्ट अगर उस राज्य में प्रभावी हैं, उनके तहत भी इसे कई तरह के काम करने के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे हमने एक एरिया को नोटिफाई कर दिया, वहाँ पे कमेटी बना दी, उसे ये कह दिया कि भैया आपके काम करने की रूपरेखा तकरीबन वैसी रहेगी जैसे म्यूनसिपैलिटी एक्ट के तहत बाकी म्यूनसिपैलिटी काम करती है, तो आप उसके फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हैं, दिस टाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य में और भी कई सारे एक्ट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके तहत कुछ खास विशेष शक्तियाँ हमने डेवलप की हुई हैं। हम आपके इस एरिया को, इस कमेटी को वो शक्तियाँ भी दे रहे हैं क्योंकि आप स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टेट के लिए, तो वो शक्तियाँ भी आप एम्पावर हैं कि उन शक्तियों का इस्तेमाल करें, यू आर ऑथोराइज्ड। तो अदर एक्ट्स के तहत भी इसे कुछ पावर एंड ट्रस्ट की जा सकती हैं, जिन पावर का ये यूज़ ले सकते हैं। आई बात समझ में? हम वो पावर भी इन्हें उन एक्ट के तहत नोटिफाई कर देंगे, तो वो पावर भी मिल जाएंगी इनको। पावर इक्वलेंट टू दोज ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, इसके पास म्यूनसिपैलिटी के बराबर की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये म्यूनसिपैलिटी की तरह इलेक्टेड बॉडी की तरह काम नहीं करती, ये पूरी तरह से नॉमिनेटेड बॉडी होती है। इसका जो चेयरमैन होता है, इसके जो मेंबर होते हैं, सब नॉमिनेटेड होते हैं और उसे नॉमिनेट स्टेट गवर्नमेंट करती है, एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। ओके, तो फिर हमने क्या कंक्लूड किया कि नोटिफाइड एरिया कमेटी ना तो इलेक्टेड बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन इसके पहले जो हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ पढ़ा, वो स्टैट्यूटरी भी हुआ करती थी और वो इलेक्टेड भी हुआ करती थी। उसमें अगर हम चीफ़ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को छोड़ दें तो वो जो हैं वो अपॉइंटेड होते थे, लेकिन जो मेंबर काउंसिल हैं वो इलेक्टेड हुआ करते थे। तो वो पहले तो कानून से आती थी तो वो स्टैट्यूटरी थी क्योंकि वो स्टैट्यूट में गिवन थी, और दूसरा वो चुनाव के माध्यम से आती थी तो वो इलेक्टेड थी। लेकिन नोटिफाइड एरिया कमेटी किसी स्टैट्यूट के द्वारा नहीं आ रही, ये गजट नोटिफिकेशन से आ रही है, तो ये नोटिफाइड है, तो ये एक तरह से नॉन स्टैट्यूटरी है।